ठीक है। फिर जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है उनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं। ओके, सो वेलकम बैक टू दिस वर्चुअल लेक्चर सीरीज़ फ्रॉम LFU। एंड अभी हम आगे हैलोजन डेरिवेटिव्स में ही अलग अलग जो रिएक्शंस आने वाले नेक्स्ट जो पार्ट है उनको देखेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट अभी तक हमने जो भी देखा है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस हो गया, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, उसके बाद फिर उनके रिएक्शंस देखे पर्टिकुलर कि अगर अल्किल हैलाइड को आपने वाटर के साथ डाला, KCN के साथ डाला, AgCN के साथ डाला, KNO2 के साथ डाला, या फिर और भी बाकी कंपाउंड से रिएजेंट है उनके साथ डाला, तो फिर प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, राइट। तो इन शॉर्ट हमने वो एक चार्ट पढ़ा था और फिर वो चार्ट के हिसाब से ये जो चार्ट था उसके हिसाब से आपने जो आपके प्रोडक्ट्स है उनके क्लासेस देखे कि फिर अल्किल हैलाइड का यूज़ करके आप अल्कोहल बना सकते हो, उसके बाद फिर ईथर बना सकते हो, उसके बाद फिर अल्काइल आयोडाइड या फिर प्राइमरी अमाइन रहेगा, सेकेंडरी अमाइन रहेगा, टर्शरी अमाइन रहेगा, नाइट्रस रहेंगे, आइसोनाइट्राइल रहेंगे, नाइट्रो अल्केन्स, अल्काइल नाइट्राइट या फिर हाइड्रोकार्बन्स ये बना सकते हो, ईस्टर बना सकते हो। तो ये सब कुछ कंपाउंड्स हमको अल्काइल हैलाइड के साथ अलग अलग रिएजेंट डालने के बाद मिलेंगे। ओके, तो मतलब हमने इसमें क्या पढ़ा कि विद बाय द यूज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वी कैन प्रोड्यूस या फिर वी कैन मेक दिस मेनी कंपाउंड्स। ओके, इतने सारे वैरायटीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हम बना सकते अल्काइल हैलाइड से। और उनका मेन मोटिव या फिर मेन मैकेनिज्म क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मतलब ये सब के सब रिएक्शन या फिर ये सब के सब जो रिएजेंट है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, थ्रू देयर न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। एंड देन सब्स्टिट्यूट होगा एक न्यूक्लियोफाइल एंड देन एक ग्रुप्स बनेंगे, दैट इज़ ROH रहेगा, ROR रहेगा, फिर RNH2 रहेगा, अमाइंस वगैरह। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस को अगर मुझे अल्किल हैलाइड से बनाना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि NH3 डालो, NH3 का यूज़ करो अल्किल हैलाइड के ऊपर, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। अगर उसी प्राइमरी अमाइन को आपने और एक अल्किल हैलाइड के ऊपर डाला तो आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, राइट। अगर आपको किसी ने पूछा कि मुझे नाइट्रो अल्केन बनाना है और मेरे पास अल्किल हैलाइड है, तो आप क्या कहोगे, ठीक है नाइट्रो अल्केन बनाना है, मेरे पास अल्किल हैलाइड है, तो मैं AgNO2 लूँगा और फिर उसको रिएक्ट करूँगा, राइट। सो ये जो चार्ट है या फिर आगे के जो भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है उनको समझो। कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड्स रहते हैं, उनका मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में वो रिएक्शंस यूज़ करके वो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स को बनाते हैं। जैसे आगे अगर आपने कहा कि अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज़ फ्रॉम अल्कोहल रहेगा या फिर फ्रॉम अल्किन रहेगा या फिर फ्रॉम अल्किन रहेगा, हमने जो पढ़ा है लास्ट टाइम। तो उन सब को लेके वो अल्काइल हैलाइड को बनाने के रिएक्शंस करते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इमेजिनरी। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट एट ऑल इमेजिनरी साइंस। लाइक जैसे आपकी मैथमेटिक्स से या फिर और भी की जो इमेजिनेशंस के बेसिस के ऊपर चलता है, नहीं, डे टू डे लाइफ में ये रिएक्शंस होते हैं, इनको हमने ऑब्जर्व किया है और फिर वो थ्योरेटिकल फॉर्म में आए, इनको समझो। ओके, मीन्स द एवरीथिंग विच यू आर स्टडिंग इन योर 11th एंड 12th और आगे भी, कि वो ऑलरेडी किसी ने तो ऑब्जर्व किया है, ऑलरेडी किसी ने तो उसके ऊपर कुछ तो रिसर्च की है। ओके, और उसके बाद फिर आप पढ़ रहे हो जो मैकेनिज़्म है वो फॉर द एक्सप्लेनेशन कि अगर मैंने AgNO2 को RX के ऊपर डाला तो नाइट्रो अल्केन ही क्यों बनता है, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम मैकेनिज़म्स पढ़ते हैं। ओके, मीन्स जस्ट फॉर एग्जांपल कि ऐसे है, मतलब ऐसे ऑब्जर्व किया किसी ने कि अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर वाटर डाला तो अल्कोहल मिलेगा, दिस इज़ अ ऑब्जर्वेशन।
ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन वाली थिंग है कि अल्किल हैलाइड है, वाटर डाला, अल्कोहल मिला। उसका जो एक्सप्लेनेशन है या फिर वो क्यों होता है, वो जो रीज़न है, दैट इज़ इन द मैकेनिज्म, राइट। So something is which is on the basis of your observations and mechanisms जो है वो उस observations को explain करने के लिए बनाते हैं, right? Okay. So in short मुझे कहना ये है कि ये जो बातें आप पढ़ रहे हो इनको कभी ना कभी थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो प्रैक्टिकल के हिसाब से। ओके ये रटने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं। अगर इसको अच्छे से समझ में लिया आपने, समझा आपने, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पार्ट आपको रटना पड़ेगा। देयर आर समथिंग कि जो आपको हमेशा रटना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा फिर वो। ओके मतलब जस्ट आपने थिंक किया करे हाँ KCN ने AgCN का, तो आप रटोगे नहीं। अभी आप लॉजिक लगाओगे कि KCN में KCN इज़ आयनिक, AgCN इज़ अ कोवैलेंट, तो KCN में कौन अटैक करेगा, कार्बन एटम, AgCN में कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन। इसलिए वो लिंकेज CC बनती है KCN में एंड CN बनती है AgCN में। अभी ये जो मैंने बोला वो किसको समझ में आएगा, जिसने मेरा लास्ट वीडियो देखा है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली क्या होता है इन दोनों में, या फिर AgNO2 का KNO2 का भी होगा, तो वहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली। ओके सो ये जो रीजंस हम दे रहे हैं दिस इज़ फॉर योर लॉजिक्स, आपके जो लॉजिक्स है उनको क्लियर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, क्योंकि यही बातें आपको MCQs के फॉर्म में आने वाली, और बहुत सारी बातें अगर आपने रटना शुरू किया तो फिर कभी ना कभी आपको एक लगे कि यार बहुत ज़्यादा पार्ट आपने एक साथ मगअप किया है। फिर होगा क्या, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू होगा। कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होगा, अरे KCN के साथ मुझे नाइट्रोजन मिलता है या फिर AgCN के साथ मिलता है, राइट। AgNO2 के साथ मुझे नाइट्रोअल्केन मिलता है या फिर KNO2 के साथ मुझे नाइट्रोअल्केन मिलता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन्स जो है वो क्रिएट ना हो MCQ के वक्त, क्वेश्चंस के वक्त, इसलिए हम उनको रीजंस के बेसिस के ऊपर से पढ़ते हैं कि नहीं हाँ इसका रीज़न ये है इसलिए वो होता है। तो वो जो लॉजिक है पीछे का, वो अगर आपने अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट होना कम होगा, राइट। तो इसलिए ये जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जो कन्फ्यूजन है उसको एलिमिनेट करने के लिए, राइट। ओके तो लास्ट टाइम हमने एक सबसे मेजर मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो पढ़ा। अभी हम उसका नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर हेलोअरीन्स और हेलोअल्केन्स के पास जाएंगे। ओके तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने अल्किन में भी पढ़ा है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू ही अल्किन्स फॉर्म होते हैं। ओके तो आपका अल्कोहल रहेगा या फिर अल्काइल हैलाइड रहेगा, तो उसमें से अगर आपने कुछ एटम्स को एलिमिनेट किया तो आपको अल्किन मिलेगा, राइट। तो वही एलिमिनेशन रिएक्शंस को अभी हमको अच्छे से थोड़ा सा और और डीप में थोड़ा सा पढ़ना है। ओके तो एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे बेसिक कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो 3 टाइप्स के, E1, E2, E1, CB। ओके E1, E2, E1, CB इट्स लाइक SN1, SN2। ओके जो आपका E1 है इज़ लाइक योर SN1, E2 जो है वो इज़ लाइक योर SN2। यहाँ पे भी 1 का मतलब वही है यूनिमोलिकुलर, 2 का मतलब वही है बायमोलिकुलर। ओके एंड देन यहाँ पे है E1 CB, तो यहाँ पे CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेट बेस बन के या फिर कॉन्जुगेट बेस के थ्रू हो रहा है, राइट। तो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ने वाले हैं, राइट। सो एलिमिनेशन रिएक्शंस E1, E2, E1, CB। ओके देयर आर समथिंग, थोड़ा सा अलग क्लासिफिकेशन बोल सकते हो आप उसको, इसको बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन या फिर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन।
अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन या फिर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। तो अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन या फिर इसको ही बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन, ओके। और फिर इसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अल्फ़ा अल्फ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन। तो देखो, अगर कुछ कंपाउंड ऐसे है कि यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर 2 बी आ रहे हैं, या फिर एक ही कार्बन के ऊपर 2 कोई भी एटम्स है, और एक ही कार्बन के ऊपर से वो दोनों के दोनों एटम्स चले गए, एक ही कार्बन के ऊपर से वो दोनों के दोनों एटम्स चले गए, तो उसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन। यहाँ से और यहाँ से एक ही कार्बन के ऊपर से चले गए, राइट। या फिर उसको बोलेंगे 1-1 एलिमिनेशन, ओके। सेम थिंग फॉर अल्फ़ा बीटा, कि देखो यहाँ पे अगर H और फिर यहाँ पे ये X, अभी देखो यहाँ पे 2 कार्बन के ऊपर से 2 कार्बन से इलिमिनेट हो रहे एटम्स। एक कार्बन से X जा रहा है, एक कार्बन से आपका हेलोजन जा रहा है, दूसरे कार्बन से आपका हाइड्रोजन जा रहा है। तो 2 कार्बन से कुछ ना कुछ इलिमिनेट हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा और 1-2, राइट। तो बोलना क्या है ओवरऑल, देखो जब भी आपका एक कार्बन से दोनों के दोनों एटम जाएंगे, एक कार्बन से दोनों के दोनों एटम जाएंगे, तो अल्फ़ा अल्फ़ा, राइट। और फिर अगर आपका 2 कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से और 2 एडजेसेंट कार्बन से अगर आपके एलिमिनेट हो गए कंपाउंड, तो अल्फ़ा बीटा, इसको ही 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, इसको ही 1-1 एलिमिनेशन बोलते हैं, राइट, ओके। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंपाउंड्स एलिमिनेट क्यों होंगे, क्यों एलिमिनेशन रिएक्शन देना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स। तो हमेशा याद रखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, बराबर। अगर वो रिएक्शन हो रही है तो हम बोलेंगे कि क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, कि जो रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है वो थोड़ा कम स्टेबल है, और जो रिएजेंट जो कंपाउंड बन रहा है या फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है बाद में, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। तो वो स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबल बनने के लिए रिएक्शन देता है, राइट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों होगी, देखो मुझे बताओ एक लॉजिकली कि कोई भी मॉलिक्यूल क्यों अपने मॉलिक्यूल से ही थोड़ा कम करना चाहेगा एटम्स। एलिमिनेशन का मतलब ही ये है ना कि एटम्स कम करना है, एटम्स को बाहर निकलना, बराबर। तो मुझे बताओ कि कोई भी मॉलिक्यूल क्यों खुद में से थोड़े एटम्स कम करना चाहेगा, सोचो। तो मुझे समझ में आता है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा एटम्स आ गए एक साथ, बल्कि स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, तो नेचुरली एटम्स या फिर नेचुरली मॉलिक्यूल क्या सोचेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, अभी मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा, बराबर। कोई भी वेट लॉस क्यों करता है, क्योंकि थोड़ा सा ओबेस है, मोटा है, जाड़ा है, इसलिए तो वेट लॉस करता है। सेम थिंग यहाँ पे भी होती है कंपाउंड में, कि कंपाउंड भी क्यों जाएगा एलिमिनेट करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, ओके। और फिर वो एटम्स को कम करना चाहेगा, राइट। तो इन शॉर्ट एक बात याद रखो कि बल्कि स्ट्रक्चर जो है आपके, वो प्रेफरेंशियली एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, वो प्रेफरेंशियली एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, बराबर। उसके बाद फिर आपने अल्किन में एक बात पढ़ी थी, अभी आपका हेलोजन अल्किल हैलाइड वगैरह जो भी है वो एलिमिनेट होके क्या बनाने वाले हैं, अल्किन। क्या बनाएंगे, अल्किन। तो हमने कहा था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल फॉर्म, इसी को, राइट, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल फॉर्म, ऐसे हमने कहा था। और क्यों कहा था, कि इसके बेसिस के ऊपर कहा था हमने, क्या रीज़न था उसका, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो इफेक्ट है वो अपने अल्किन को स्टेबल बना रहा है, और फिर जो अल्किन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा एच अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेंगे उसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट ज़्यादा रहने वाला है, और अगर उसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, बराबर। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल फॉर्म बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। और इसी को एक रूल बोलते हैं, क्या नाम है उसका, सेटजेफ रूल। क्या बोलते हैं, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल, ओके, सेटजेफ रूल। अभी सेटजेफ की देखो स्पेलिंग, एक मिनट, ऐसे नहीं है, सेटजेफ रूल, ओके। जैसे आपने मोरकोनिकॉफ्स रूल पढ़ा था, मोरकोनिकॉफ्स रूल पढ़ा था कि negative part of reagent goes to that carbon atom which contain which contain less number of hydrogens, बराबर। तो सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि in the elimination reaction more substituted alkene will form because of higher number of hyper conjugations या फिर higher number of hyper conjugating structures, right? Okay, so this is how the basic of elimination reaction। अभी हम फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे E2 एलिमिनेशन कैसे होता है। E2 एलिमिनेशन के लिए भी हम क्या पढ़ने वाले, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक तो अल्काइल हैलाइड है, राइट। अभी याद रखो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा बेस के प्रेजेंस में होगी, और प्रेफरेंशियली इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस लगता है, स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा, प्रेफरेंशियली बेस के प्रेजेंस में होने वाली है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। तो होता क्या है, अभी देखो यहाँ पे नॉर्मली कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स रहते हैं ना वो एसिडिक नहीं होते, कार्बन के साथ के जो हाइड्रोजन्स है वो एसिडिक नहीं। अब हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है का मतलब क्या, कि वो H+ के फॉर्म में निकल नहीं सकते। अगर आपने आपका नॉर्मल अल्किन लिया या फिर अल्किन लिया तो ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है या फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ गए या फिर ऐसे कुछ तो हमने उसके साथ अटैच किया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे वो, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, बराबर। तो देखो अभी जो अल्काइल ग्रुप है, सॉरी जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन का इफेक्ट क्या होता है, -I, बराबर। -I मतलब क्या, कि इसके ऊपर वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लाएगा, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाएगा, लेकिन थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन, बराबर। अभी इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ थोड़ा खींचना शुरू करेगा। तो ये वाले केस में ज़्यादा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है, बहुत छोटा, बहुत कम, ओके, बहुत कम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने वाला है। तो ये हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड है अपना, वहाँ पे वो थोड़ा सा बहुत मिनिमल एसिडिक है, बहुत ज़्यादा मिनिमल एसिडिक है, ओके। तो मैंने कहा अभी एलिमिनेशन रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होती है, राइट। तो होगा क्या कि कोई भी अगर एक बेस है तो बेस क्या करने वाला है, बेस क्या करेगा कि ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बराबर। अभी आपको अरेनियस बेस, ब्रॉन्स्टन लोरी बेस, लिविस बेस, ये सब के कंसेप्ट पता है। तो व्हाट इज बेस, बेस इज समथिंग विच
अट्रैक्ट H+, बराबर। बेस को क्या चाहिए, H+। तो अभी वो H+ कहाँ से लेने वाला है, ये वाला H+ लेने की कोशिश करेगा धीरे धीरे। अभी मैंने कहा कि ये जो हाइड्रोजन है वो बहुत कम एसिडिक है, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बेस लगने वाला है अच्छे से निकालने के लिए। लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पे H+ निकलता है वो बहुत मतलब स्लोली निकलने की कोशिश करता है, राइट। ओके, साइमल्टेनियसली रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो आपका हैलोजन है उसका भी बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है। ओके, मतलब मैंने अभी दो बातें बताई, एक तो बेस हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना शुरू हो रहा है, बराबर। उसके बाद फिर होता क्या है कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है, राइट। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक होने वाला है, H+ रिलीज करेगा और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आने वाला है, राइट। तो ये कार्बन क्या करता है, अपना माइनस चार्ज नेक्स्ट वाले कार्बन को देने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे इनका पार्शियल पाई बॉन्ड बनना शुरू होता है। ओके, पार्शियल पाई बॉन्ड बनना शुरू होने के बाद ये वाला कार्बन क्या सोचता है कि मेरे पास तो अभी एक और बॉन्ड आ रहा है पाई बॉन्ड, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो हेलोजन के साथ का बॉन्ड है वो ब्रेक करना शुरू करता हूँ। ओके, तो सिनारियो ये कि बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड्स एक दूसरे के बीच में कभी 4 बॉन्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चल रही है। उसमें से 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे, कौन कौन से, एक है कार्बन हेलोजन बॉन्डिंग और दूसरी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी है कार्बन हेलोजन बॉन्डिंग। ये दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे, बराबर। और दूसरे फॉर्म होने वाले बॉन्ड कौन कौन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बेस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बोलो या फिर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हमको E2 रिएक्शन में मिलता है। दिस इज व्हाट योर रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो आप, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग, बराबर। सेम थिंग इज हमने SN2 में कहा है, वहाँ पे एक ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग चलती है। ओके, एंड देन फाइनली ये बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा, तो X- रिलीज होने वाला है। बेस ने कम्प्लीटली हाइड्रोजन ले लिया तो BH बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है मुझे, अल्कीन। क्या मिलेगा, अल्कीन, राइट। ओके, तभी इसको E2 क्यों कहा है मैंने, बायोमोलिक्यूल रहने वाली। तो बायोमोलिक्यूल यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से, देखो, एक तो आपका बेस है और दूसरा आपका अल्काइल हैलाइड है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए। ओके, इसलिए E2 वाली रिएक्शन क्या रहने वाली है, बायोमोलिक्यूल। कौन कौन से मॉलिक्यूल से यहाँ पे, बेस भी इन्वॉल्व हो रहा है, अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, सेटजेफ्रोल लगेगा, यहाँ पे लगेगा, सेटजेफ्रोल के अकॉर्डिंग अल्किन बनेगा। मतलब क्या, कौन सा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। ओके, अभी मुझे बताओ कि E2 रिएक्शन जो है, E2 रिएक्शन अभी जो हमने देखी वो कौन से अल्काइल हैलाइड देंगे, कौन से अल्काइल हैलाइड देंगे। देखो, बेस को सबसे पहले आना पड़ेगा ना रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। मैंने कहा है कि सबसे पहले बेस आ रहा है, तो बेस बल्कि स्ट्रक्चर में आएगा या फिर थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेरिकली कम हिंडर्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें आएगा।
राइट। जो स्ट्रक्चर खुला खुला है, बल्कि नहीं है, उसमें बेस अच्छे से अप्रोच कर सकता है, बेस अच्छे से अप्रोच कर सकता है, बराबर। तो मुझे बताओ कि E2 रिएक्शन किस में होगी, प्राइमरी में, प्रेफरेंशियरी, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद टर्शरी में। इसका रीज़न क्या है, टर्शरी बहुत ज़्यादा बल्कि स्ट्रक्चर है, और अगर टर्शरी बहुत ज़्यादा बल्कि स्ट्रक्चर है तो बेस की टेंडेंसी मॉलिक्यूल में आने की बहुत कम है, ओके, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे आने वाला है, राइट, ओके। देन ये जो था वो आपका E2 रिएक्शन था, ओके। अभी हम E1 रिएक्शन पढ़ेंगे कि E1 रिएक्शन में क्या होता है एग्जैक्टली। देखो E1 ही मतलब क्या रहने वाला है, यूनिमोलिकुलर, ओके, यूनिमोलिकुलर। सो देखो यहाँ पे अभी ये मेरा अल्काइल हैलाइड है, हेलोजन। तो रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, और वो मॉलिक्यूल क्या करता है, हेलोजन निकाल देता है। क्या करता है, हेलोजन निकाल देता है। तो X माइनस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, राइट। तो अगर X माइनस निकल गया तो मेरे पास क्या बचने वाला है बताओ, राइट, कार्बोकैटायन। क्या बचेगा, कार्बोकैटायन। और फिर E1 में कार्बोकैटायन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। याद रखो, मैंने कभी भी जब भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कहा है उस वक्त मैंने हर बार एक बात कही है, रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपांशन, ये दोनों बातों को कभी नहीं भूलना है, क्लियर, ओके। तो ये थी रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या हुआ कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ आफ्टर रिलीज ऑफ X माइनस, ओके। देन अभी होगा क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा, दिस इज कार्बोकैटायन। तो देखो अभी ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको कोई तो निगेटिव चाहिए, तो वो ये वाले कार्बन को क्या कहता है कि तेरे पास निगेटिव चार्ज ला। तो ये कार्बन क्या करता है, अपने जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने पास लेके हाइड्रोजन को एज अ H+ रिलीज करवाता है, ओके। तो फाइनली मुझे क्या मिला, देखो H+ चला गया, और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक CH3, ओके। सो ये थी रिएक्शन की सेकंड स्टेप, राइट। यहाँ पे रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, RDS, क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। वही अगर E2 रिएक्शन रहेगी, E2 रिएक्शन होगी, तो E2 के रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है वही आपकी क्या है, RDS, ओके। ये बात बताने में भूल गया था वहाँ पे। सो यहाँ पे अल्किन बना, राइट। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, या फिर मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो देखो मुझे एक बात बताओ, अभी E1 रिएक्शन कौन देगा, जिसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, और किसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, राइट, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी कैसे होने वाली है, इसी ऑर्डर में, कौन सी, E1, वही ऑर्डर E2 के लिए क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ओके। उसके बाद दोनों के दोनों कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल एप्लीकेबल है दोनों में, ओके। तो ये बात है E1 E2 के लिए, राइट। अभी थोड़ा सा E1 के ऊपर आते हैं फिर से, कि देखो E1 में आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, राइट। याद करो SN1 में क्या बन रहा था, SN1 में भी फर्स्ट स्टेप तो सेम ही थी ना, हेलोजन निकल के कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, यही स्टेप आपके SN1 में भी थी। तो
E1 एंड E2 की E1 एंड SN1 की फर्स्ट स्टेप सेम है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, दोनों का कार्बोकटायन ही फॉर्म होने वाला है। नाउ डिपेंड ऑन योर एक्सटर्नल रिएजेंट कि कंपाउंड एलिमिनेशन में जाएगा या सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, डिपेंड ऑन व्हाट, एक्सटर्नल रिएजेंट। ओके, तो कहने का मतलब क्या है इन शॉर्ट कि E1 एंड SN1 आर इन द कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन फॉर्म दोनों में हो रहा है। अभी जो आपका एक्सटर्नल रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन E1 में जाएगी कि E2 में जाएगी, SN1 में जाएगी। ओके, तो फिर एक्सटर्नल रिएजेंट क्या होना चाहिए? अगर आपने रिएक्शन को बेस में डाला है, बेस के साथ किया है, तो फिर आपका E1 रिएक्शन होने वाली है, तो फिर E1 रिएक्शन होगी। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो E2 रिएक्शन होगी, E2 नहीं, SN1 रिएक्शन होगी, राइट। तो जो बाहर का कंपाउंड एक्सटर्नल रिएजेंट है वो अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो SN1 रिएक्शन, वो अगर बेस की तरह एक्ट करता है तो E1 रिएक्शन। बेस की तरह एक्ट करना मतलब क्या, H प्लस के साथ बॉन्डिंग करना या फिर H प्लस को एक्सेप्ट करना, राइट। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना मतलब क्या, खुद जाके C प्लस के ऊपर अटैक करना। याद है ना वो प्लेन के ऊपर से, प्लेन के नीचे से, ऐसे कुछ। तो खुद जाके कार्बोकटायन के ऊपर अटैक करना, बराबर। तो प्रेफरेंशियली मैंने इलिमिनेशन रिएक्शन का बताया कि जब भी मॉलिक्यूल ज़्यादा बल्की होता है तब आपका इलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफरेंशियली होगा, राइट। तो एक बात याद रखो कि भले E1 एंड SN1 में कार्बोकटायन बनता है, इसके लिए इसके ऑर्डर हम क्या लेते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर भी इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए प्रेफरेंशियली यही ऑर्डर है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए भी प्रेफरेंशियली यही ऑर्डर है। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे पास टर्शरी एक कंपाउंड है, उसने टर्शरी कार्बोकटायन बनाया है, तो प्रेफरेंशियली मुझे क्या मिलने वाला है, इलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा या फिर सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। चलो ये बात तो डिपेंड है एक्सटर्नल रिएजेंट के ऊपर कि बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन फिर भी अगर मैंने कहा तो टर्शरी वाला प्रेफरेंशियली इलिमिनेशन रिएक्शन देगा, राइट। क्यों? खुद अगर बल्कि है तो फिर होगा क्या, वो चाहेगा कि मेरे पास जो भी है वो थोड़ा कम करना है, राइट। तो यहाँ पे कौन डोमिनेट करता है, इलिमिनेशन रिएक्शन। कंपाउंड को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, कंपाउंड को थोड़ा सा इलिमिनेट करके बोल सकते हो कि आप फ्री होना है, राइट। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखो कि टर्शरी कंपाउंड प्रेफरेंशियल इलिमिनेशन रिएक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, राइट। और ये बेस एंड न्यूक्लियोफाइल का फैक्टर जो भी है वो एक याद रखना पड़ेगा। ओके, ठीक। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल के फैक्टर्स में एक और बात है कि फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल आता है, बराबर। जो वीक न्यूक्लियोफाइल है फिर वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या ऑर्डर रहने वाली है ये, राइट। तो सब खेल जो है वो सब्स्टिट्यूशन का या फिर एलिमिनेशन का, दैट विल बी डिपेंड ऑन योर बेस और न्यूक्लियोफाइल कि कौन सा बेस है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो हमको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन से कंडीशन में कंपाउंड्स बेस की तरह एक्ट करेंगे, कौन से कंडीशन में कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। ओके, बेसिकली जो भी नेगेटिव चार्ज स्पेसिस होती है वो दोनों के दोनों एक्ट कर सकते हैं, मतलब बेस भी हो सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ओके, बेस होगा तो उसको क्या चाहिए, H प्लस, तो वो H प्लस के ऊपर अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो क्या करता है, कार्बोकटायन के ऊपर अटैक करेगा, राइट।
तो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज इज डिपेंड इज एक्ट एज अ बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. ओके, तो बेस का मतलब क्या है कि सिंपली दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इसको हम बोल सकते कि चार्ज डेंसिटी, कितना ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है. जितना ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा उतना वो ज़्यादा बेसिक होगा. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आयन से मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा. तो मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा. तो मैंने कहा कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि कम साइज़ में ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, और वो किसके पास है, फ्लोरीन के पास. आयोडीन बड़ा है ना, और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सेम ही है सबके पास, -1 और आयोडीन बड़ा होने की वजह से क्या हुआ कि उसका इफेक्ट या फिर उसका जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. बराबर. फ्लोरीन अगर छोटा है तो उसका चार्ज एक छोटे से सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो ज़्यादा चार्ज डेंसिटी बियर करता है. राइट. तो बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर जो है, बेसिक कौन रहेगा ज़्यादा, फ्लोरीन, उसके बाद फिर क्लोरीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन, उसके बाद फिर आयोडीन. ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर हो गई. उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कौन ज़्यादा होगा. ओके, तो न्यूक्लियोफाइल का फंक्शन क्या होता है कि H+ के ऊपर अटैक करना फंक्शन होता है. न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, अटैक करना है उसको. तो न्यूक्लियोफाइल के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है दैट इज मोबिलिटी, मतलब वो मोबाइल होना चाहिए, मूव करना चाहिए, मतलब दूर से आके आपके मॉलिक्यूल के पास आके उसने अटैक करना चाहिए. तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी मोबाइल, मूवमेंट होनी चाहिए उसमें. तो मोबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए. ओके, चार्ज होना ही चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर्स भी चलते हैं. राइट. मैं यहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, मोबिलिटी के ऊपर. राइट. ओके, अभी मुझे बताओ कि न्यूक्लियोफाइल कौन ज़्यादा अच्छा होगा. इट्स डिपेंड ऑन, एक न्यूक्लियोफिलिसिटी मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है. दूसरा, सॉल्वेंट क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. सॉल्वेंट का भी कुछ इफेक्ट होता है चार्ज के ऊपर, उसके ऊपर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगी. राइट. तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर पोलर सॉल्वेंट. ओके, नॉन पोलर या फिर पोलर. पोलर सॉल्वेंट में भी नॉन प्रोटिक या फिर प्रोटिक. राइट. तो सॉल्वेंट मेरे पास इतने टाइप्स के हैं कि एक तो नॉन पोलर होगा या फिर पोलर होगा. नॉन पोलर में भी क्या होगा, नॉन प्रोटिक होगा या फिर प्रोटिक होगा. तो इसके ऊपर मैंने सॉल्वेंट क्या लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट. राइट. ओके, तो ये सॉल्वेंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देखना है. कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, सबसे पहले नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या, कुछ भी पोल वगैरह नहीं है, सिंपल अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, लाइक योर ड्राई ईथर, दीज आर ऑल नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF, नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो ये सब के सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है. तो क्या इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, कुछ भी इफेक्ट नहीं है. ओके, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सिंपली डिपेंड ऑन व्हाट, मोबिलिटी. तो बस मोबिलिटी के ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करने वाली है. ओके, तो कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा फिर यहाँ पे मोबिलिटी के ऊपर अगर आप डिपेंड करते हो तो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्यों ऐसे कहा मैंने, फ्लोरीन की साइज़ छोटी है, याद रखो. तो छोटा मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकता है कंपेयर टू बड़ा सा मोटा सा मॉलिक्यूल. बराबर. तो जो सबसे छोटा वो बहुत ज़्यादा इजीली मूव कर सकता है. राइट.
तो मोबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड होता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और गैसियस फेज, अगर ये सब के सब गैस हुए तो इसमें सॉल्वेंट का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सब फ्री है, तो कौन इजीली मूव करेगा? फ्लोरीन। तो याद रखो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिपेंड ऑन योर मोबिलिटी, एंड मोबिलिटी इज फ्लोरीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज़ कम्पेयर टू आयोडीन इन नॉन पोलर और गैसियस फेज। बराबर। नेक्स्ट पोलर सॉल्वेंट। पोलर में अगर आपने प्रोटिक भी लिया, नॉन प्रोटिक भी लिया, तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि आपके पास ए एंड बी है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, और इनके खुद के पोल्स है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, राइट। उसके बाद अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल डाला उसके पास, तो होगा क्या, सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते हैं, कुलम्बिक फोर्स, कुलम का जो फोर्स है कि दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो कुलम्बिक फोर्स यहाँ पे लगेगा, राइट। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसके आसपास आ सकते हैं, अपने न्यूक्लियोफाइल के अराउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके उसको एक क्या बोल सकते हो कि एक अलग सी बॉन्डिंग बना के रखेंगे उसके साथ। कौन सी? ये पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन वाली, बराबर। तो देखो ये वाली बॉन्डिंग है, ये वाली बॉन्डिंग है, ये वाली बॉन्डिंग है, और बहुत सारी बॉन्डिंग है। तो ये बीच में आपका सेंटर में आपका न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल के पूरे अराउंड जो भी है एक स्फीयर में, एक जो स्फीयर होता है ना, उस स्फीयर में आपका पूरा का पूरा ऐसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आके उसको अट्रैक्ट किया उसको, बराबर। ये क्यों होगा? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है और सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन इज लाइक योर कुलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वजह से। और जस्ट फॉर स्टेबिलिटी, ये अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज है उसको स्टेबिलिटी मिलती है, ओके। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, अभी सॉल्वेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल आके अट्रैक्ट करके लग गए अपने न्यूक्लियोफाइल को, वो कहाँ पे ज़्यादा होगा? तो सॉल्वेशन इज डिपेंड ऑन योर चार्ज। लॉजिकल है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्वेशन होने वाला है, बराबर। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो उतना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा। दूसरा इज डिपेंड ऑन योर साइज। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी रहने वाली है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उतना इजीली वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बराबर। तो साइज़ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब क्या? ज़्यादा चार्ज और छोटी साइज़ दोनों के दोनों ज़्यादा सॉल्वेशन देंगे, राइट। छोटी साइज़ क्यों? फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो चार्ज सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा सरफेस के ऊपर है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम रहने वाली है, तो उसका अट्रैक्शन वाला फोर्स जो भी है वो थोड़ा कम रहेगा, राइट। तो ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए, तभी सॉल्वेशन ज़्यादा होगा। क्लियर? ओके, क्लियर, ओके। तो मुझे बताओ अभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कहाँ पे सॉल्वेशन ज़्यादा होगा? फ्लोरीन पे, उसके बाद क्लोरीन पे, उसके बाद आयोडीन पे। क्यों? फ्लोरीन का साइज छोटी है, चार्ज तो सब में -1 है, तो छोटी साइज़ मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज, तो इजीली वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने वाला है, बराबर। अभी आओ देखो, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करके कुछ तो मुझे ऐसे न्यूक्लियोफाइल है, और फिर यहाँ पे ऐसे स्पेरिकल कुछ तो स्ट्रक्चर मिलता है, ओके, राइट।
तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन स्फीयर। अभी बताने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे सॉल्वेशन ज़्यादा उसका सॉल्वेशन स्फीयर ज़्यादा बड़ा होगा। और अगर सॉल्वेशन स्फीयर ज़्यादा बड़ा है तो मतलब क्या, अभी मॉलिक्यूल बड़ा हो गया, साइज़ बड़ी हो गई, तो इजीली मूव नहीं कर सकता, बराबर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो सॉल्वेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर न्यूक्लियोफिलिसिटी। जहाँ पे सॉल्वेशन ज़्यादा वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या, कम। जहाँ पे सॉल्वेशन ज़्यादा वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या, कम। तो सॉल्वेशन कहाँ पे ज़्यादा है, फ्लोरीन में, उसके बाद क्लोरीन में, उसके बाद ब्रोमीन में, उसके बाद आयोडीन में। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहने वाली है, उसकी बराबर उल्टी। तो आयोडीन सबसे ज़्यादा रहने वाला है, उसके बाद ब्रोमीन रहने वाला है, उसके बाद फिर क्लोरीन रहेगा, उसके बाद फिर फ्लोरीन रहेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, मानता हूँ, तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में होता क्या है कि फ्लोरीन के ऊपर बाकी के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्शन करके सॉल्वेशन स्फीयर बनाते हैं। और वो सबसे ज़्यादा किसका रहने वाला है, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन की साइज़ छोटी है तो बल्कि स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाला है, तो वो बल्कि स्ट्रक्चर इजीली मूव नहीं करेगा। एज़ कम्पेयर टू डैट आयोडीन के ऊपर सॉल्यूशन स्फीयर थोड़ा छोटा है, तो वो इजीली मूव कर सकता है, बराबर। जब भी इस मॉलिक्यूल को मूव करना है ना, वो अपने सॉल्वेशन स्फीयर के साथ मूव करता है, इसलिए ऑर्डर ऐसे रहने वाली है, राइट। ओके, सेम थिंग अगर मैंने सॉल्वेंट जो है अपना वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर वाटर के जो H+ है उसके साथ बॉन्डिंग करता है, राइट। इट्स लाइक अ सेम थिंग जो सॉल्वेंट के पॉजिटिव चार्ज करते थे, वही कि वाटर के जो H+ है वो अभी अट्रैक्शन के फोर्स करने वाले, ओके। तो जब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर रहने वाला है, जब सॉल्वेंट जब वाटर रहता है तो सॉल्वेशन को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। वाटर के लिए एक अलग सा नाम दिया उन्होंने, हाइड्रेशन, ओके। तो जब भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। या फिर अदर देन वाटर सॉल्वेंट रहा तो क्या कहेंगे, सॉल्वेशन। और इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबल करना। उसको स्टेबल कैसे करते वो, उसके जो पॉजिटिव पोल है उसके पास लाके सॉल्वेशन स्फीयर बनाते, ओके। और ये सॉल्वेशन स्फीयर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर स्फीयर का शेप आ जाता है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल को मूव करना है तो वो पूरा का पूरा स्फीयर लेके मूव करता है। तो जिसका स्फीयर ज़्यादा वो कम न्यूक्लियोफाइल, ओके। किसका स्फीयर ज़्यादा रहने वाला है, जिसका चार्ज ज़्यादा है या फिर जिसकी साइज़ छोटी है, राइट। साइज़ छोटी मतलब क्या, कम मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, ओके। मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी मतलब ज़्यादा सॉल्वेशन, क्लियर, ओके। सो ये था आपका E1 E2 का थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, ओके। अभी हम आते हैं E1 CV के ऊपर। E1 CV का मतलब क्या, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, ओके। कॉन्जुगेट बेस बनता है यहाँ पे, राइट। व्हाट डू यू मीन कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है, देखो जब भी कोई कंपाउंड H+ रिलीज करता है उसके बाद जो नेगेटिव बनता है, देखो आपके पास HA था, उसने H+ रिलीज किया और ये नेगेटिव बना, तो ये जो नेगेटिव बना है उसको क्या कहेंगे, CB, दैट इज कॉन्जुगेट बेस, ओके। मतलब मॉलिक्यूल है आपके पास, मॉलिक्यूल से H+ को निकालो, कॉन्जुगेट बेस बना, राइट, ओके। तो E1 CV का मतलब क्या है, देखो अभी E1 मतलब क्या, इज ऑल्सो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन,
तो अभी यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग चलता है। कैसे, देखो कॉन्जुगेट बेस के मैकेनिज्म के थ्रू होने वाली, मतलब क्या होने वाला है सबसे पहले अभी बताओ। H प्लस जो है वो निकल जाएगा एज ए H प्लस, ओके। और क्या मिलेगा आपको, CH2 माइनस CH2X। ओके राइट, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या हुआ, मॉलिक्यूल ने अपने अल्काइल हैलाइड ने H प्लस को रिलीज़ किया और फिर कॉन्जुगेट बेस बनाया। दिस इज व्हाट आवर रिएक्शन इंटरमीडिएट, ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट, ओके। देखो अभी मैंने पहले ही कहा था कि अल्काइल हैलाइड का जो भी हाइड्रोजन है वो बहुत कम एसिडिक है, तो ये क्यों H प्लस रिलीज़ करेगा, क्यों ऐसे होगा कि प्लस पहले H प्लस रिलीज़ होगा। एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो, ओके, तभी वो H प्लस रिलीज़ करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक योर NH2 माइनस। अगर ये प्रेजेंट है रिएक्शन में तो ही अपना अल्काइल हैलाइड जो है वो H प्लस रिलीज़ करके कॉन्जुगेट बेस बनाने वाला है, राइट। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन की, इसको समझो अच्छे से कि सबसे पहले आपके पास अल्काइल हैलाइड था, उसने H प्लस रिलीज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक योर NH2, एंड देन कॉन्जुगेट बेस बना नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, इसको क्या कहेंगे, कार्बन आयन, क्या कहेंगे, कार्बन आयन, ओके। तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, E1CB में कार्बन आयन, राइट, ओके। तो अभी ये जो कार्बन आयन बना वो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज वो अंदर लाने का, और फिर ये जो X है वो एज X माइनस रिलीज़ करेगा, और फिर हमको क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज योर अल्कीन, ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, राइट। तो ये एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है, सबसे छोटा है, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस लॉजिकल वगैरह आते नहीं, लेकिन फिर भी याद रखो कि E1CB रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंसेप्ट है, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ही हमको याद रखना है, ओके, इसको ही हमको याद रखना है। तो इन शॉर्ट E1 E2 E1CB रिएक्शंस कैसे होते हैं, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो हमने अभी पढ़े, राइट। तो नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि आपका जो अल्काइल हैलोअरीन्स है उसके बारे में, कि वो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे है, फिर रिएक्शंस उनके कैसे रहेंगे, ओके, ठीक है। फिर ये वीडियो को अच्छे से देखो, एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ो, राइट। थैंक यू।